कॉस्ट शीट का जो है वो प्रॉब्लम समझने से पहले आपको थोड़ी सी इसकी थ्योरी समझनी होगी। तो जो फर्स्ट पार्ट होगा वीडियो का वो थ्योरेटिकल पोर्शन होगा और आगे जो है वो 2-3 जो है वो मैं आपको न्यूमेरिकल से भी जो है वो समझा दूंगा। तो पहले आपको इसको ध्यान से समझना है, वरना जो है वो आपको जो न्यूमेरिकल वाला पोर्शन है वो नहीं समझ में आएगा। तो देखो, आपको जो है वो सबसे पहले कॉस्ट शीट का जो फॉर्मेट होता है वो याद होना चाहिए एग्ज़ाम के समय। अगर आपको ये कॉस्ट शीट का फॉर्मेट ही नहीं याद है तो फिर आपको आगे बहुत प्रॉब्लम आएगी। तो ये जो है फॉर्मेट मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में दे चुका हूँ, तो आप वहाँ से जो है वो इसको डाउनलोड करके और अच्छे से देख सकते हो। ओके, तो सबसे पहले देख लो कि यहाँ पे जो है वो सबसे पहले यहाँ पे परचेज़ होती है। ओके, तो ये आपको लिखना होता है। मीन्स सबसे पहले जो है वो आपको देखो कि ये कैसा कॉलम बनाना होगा। ओके, ये ऐसा कॉलम, और यहाँ पे जो है वो 3 कॉलम रहेंगे और ये ऐसे रो वाइज में हम लोग को जो भी परचेज़ हुई है या फिर जहाँ भी पैसा खर्च हुआ है वो हमें लिखना होगा। ओके, कॉस्ट शीट क्या होती है? किसी भी एक फॉर्म में जो खर्चा किया गया हुआ है, जैसे अगर आप कोई भी काम स्टार्ट कर रहे हो तो बहुत सारे खर्चे होंगे, तो उनको जो है वो एक बहुत ही प्रॉपर वे में अरेंज करने का जो तरीका होता है उसी कॉस्ट शीट का ऐड है। ओके, तो देखो यहाँ पे जो है वो सबसे पहले परचेजेस आपको लिखनी है। ओके, और ऐड करना है ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक हमेशा भी ऐड होगा, चाहे वो किसी भी चीज़ का हो, और क्लोजिंग स्टॉक हमेशा सब्ट्रैक्ट होता है। ओके, तो ये 3 चीज़ आपको समझ में आ गया। ये होता है डायरेक्ट मटेरियल, एंड ये A+B-C, ये आप चाहे तो ऐसे नंबरिंग दे सकते हो, मार्किंग कर सकते हो, और नहीं तो आप डायरेक्ट भी जो है वो ऐसे समेसन ये सभी करके लिख सकते हो। ओके, तो डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस, ये जो फॉर्मेट है ये मैं इस पे बाद में आऊँगा, लेकिन थोड़ा सा जो है वो इससे पहले आपको जो बेसिक है वो मैं बता देता हूँ। लेकिन आपको ये फॉर्मेट आपको रटा होना चाहिए एग्ज़ाम के समय, वरना आपको प्रॉब्लम आएगी। ओके, तो देखो जो टोटल आपकी एक्सपेंडिचर होती है, ओके, यहाँ पे जो एक्सपेंडिचर हो रही है वो 2 तरीके से आ सकती है। एक आ सकती है कि जैसे डायरेक्ट कॉस्ट में, और एक आती है इनडायरेक्ट कॉस्ट में। ओके, TC मीन्स टोटल कॉस्ट। तो डायरेक्ट कॉस्ट में जो है वो 3 तरीके की अलग कॉस्टिंग हो सकती है। एक हो सकती है आपकी डायरेक्ट एक्सपेंस, एक हो सकती है डायरेक्ट वेज, और एक हो सकती है आपकी डायरेक्ट मटेरियल। ओके, यहाँ पे जो है वो मटेरियल होगा यहाँ पे। ओके, सो डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेज और डायरेक्ट एक्सपेंसेस, तो इन तीनों को जब समेसन करेंगे हम लोग, तो इस तीनों का समेसन को हम लोग बोलते हैं प्राइम कॉस्ट। ओके, तो वही जो है वो यहाँ पे आप जब फॉर्मेट देखोगे तो फॉर्मेट में ऊपर में यहाँ पे ये तीनों तो मटेरियल से रिलेटेड है। ओके, ये मटेरियल से रिलेटेड है, और यहाँ पे डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंस। डायरेक्ट लेबर मीन्स डायरेक्ट वेज। ओके, तो कहीं भी अगर वेजेस के बारे में, डायरेक्ट वेजेस के बारे में बात किया जा रहा है तो वो आपका प्राइम कॉस्ट में ही ऐड होगा, और अगर आपको कहीं भी जो है वो इनडायरेक्ट वेजेस के बारे में बात किया जा रहा है तो वो ओवरहेड में ऐड होगा। ओके, सो आई होप कि आपको जो है वो प्राइम कॉस्ट कैसे लिखना है वो समझ में आ गया। तो ये जो फॉर्मेट है, इस फॉर्मेट के यहाँ तक मैंने आपको समझा दिया है कि कैसे जो है वो आपको क्या क्या चीज़ें ऐड करनी है। ओके, तो कहीं भी अगर डायरेक्ट एक्सपेंस लिखा हो, कहीं भी डायरेक्ट वेजेस लिखा हो, या फिर मटेरियल, रॉ मटेरियल, या फिर ओपनिंग स्टॉक, या फिर क्लोजिंग स्टॉक, तो ये सभी को आपको ऐसे लिखना है। ओके, और इसमें जो है वो क्लोजिंग स्टॉक सब्ट्रैक्ट होता है, और सब्ट्रैक्ट फॉर सपोज कि अगर 50,000 यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक है रुपीज़, तो यहाँ पे ब्रैकेट में आपको 50,000 लिखना होता है। ओके, एडिशन में तो सीधा आप लिख दोगे, लेकिन जो भी आपका सब्ट्रैक्शन में होता है उसको ब्रैकेट में हम लोग लिखते हैं। ओके, अब यहाँ तक बात हो गई। इसके बाद आती है फैक्ट्री ओवरहेड की। तो ये वाला जो है पोर्शन को आप देखो कि जो यहाँ पे इनडायरेक्ट है ओवरहेड कॉस्टें, ओवरहेड चार्जेस, तो ओवरहेड जो है वो हमारी बहुत सारी तरीक़ों में हो सकती है। एक हो सकती है मैन्युफैक्चरिंग में। ओके, एक हो सकती है एडमिनिस्ट्रेशन में, एक हो सकती है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में, और कुछ जो है वो एक्स्ट्रा कॉस्ट भी हो सकती है। तो इसके बाद जस्ट प्राइम कॉस्ट के बाद जो है वो आपको क्या करना है, आपको मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट या फिर फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट लिखना है। ओके, तो यहाँ पे जैसे फैक्ट्री ओवरहेड लिखा गया हुआ है, ये जो फॉर्मेट है इसमें फैक्ट्री ओवरहेड लिखा गया हुआ है प्राइम कॉस्ट के नीचे, तो आप जो है वो फैक्ट्री ओवरहेड का में ऐसे लिख देना। ओके, अब फैक्ट्री ओवरहेड में जो जो चीज़ें आएंगी वो सभी भी लिखना है आपको। ओके, तो उसका भी एग्जाम्पल मैं आपको प्रॉब्लम जब करूँगा तो वो बता दूँगा। जैसे सपोज करो कि ये एक प्रॉब्लम है, तो इसमें जो है वो फैक्ट्री ओवरहेड मैं आपको बता दूं क्या क्या है। तो जैसे ये जो फैक्ट्री रेंट, पावर एंड रेट्स, पावर एंड पावर, ये सभी जो है वो फैक्ट्री में आ जाएगा। डिप्रिसिएशन ऑफ प्लांट एंड मशीनरी आ जाएगा। ओके, एंड इनडायरेक्ट वेजेस आ जाएगा। तो ऐसे ही जो है वो बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं। जैसे इसमें अगर मैं दिखाऊं तो रिपेयर ऑफ मशीनरी आ जाएगा। ओके, आफ्टर दैट यहाँ पे आप देखोगे तो जो
ओके फैक्ट्री रेंट एंड रेट्स आ जाएगा। तो इसी तरह जो है वो आपको चूज़ कर देखना होगा कि आखिर फैक्ट्री में क्या क्या खर्चे हो सकते हैं, ओके, और वही जो है वो आपको उसमें ऐड करना है। अब यहाँ पे देखो फैक्ट्री में अलग खर्चे हो सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव यानी ऑफिस में, ओके, तो ऑफिस में भी कुछ कुछ खर्चे होते हैं, जैसे जो स्टेशनरी का खर्चा हो गया, या फिर मीटिंग का खर्चा हो गया, या फिर कुछ पोस्टेज ये सब भी हो सकते हैं, या फिर ऑफिस में सैलरी भी हो सकती है, तो वो सभी आपको ऑफिस वाले में देना है। और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का खर्चा अलग होता है, जैसे शोरूम हो गया, या फिर जो कैरेज आउट होता है, ओके, कैरेज आउट सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में आता है, और कैरेज इन जो है वो आपको मटेरियल वाले में आता है, ओके, रॉ मटेरियल में ही। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। ये सब भी मैं जो बातें बोल रहा हूँ अगर आपको नहीं समझ में आ रही है तो आप पीछे जाके एक बार फिर से इस सबको सुन के अच्छे से इसको याद कर ले, ओके। और जब तक इसका प्रॉब्लम नहीं करेंगे तब तक आपको जो है वो कॉन्फिडेंस नहीं आएगा कि इसके प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करते हैं, ओके। सो अब देखो यहाँ पे हमारी जो है वो प्राइम कॉस्ट तक बात हो चुकी थी। अब जो है वो प्राइम कॉस्ट में ये सभी मैन्युफैक्चरिंग की कॉस्ट को ऐड कर देंगे तो फिर हमारा फैक्ट्री और वर्क कॉस्ट जो है वो टोटल बनता है। तो यहाँ पे जो है वो फैक्ट्री में फैक्ट्री की जो कॉस्ट आई थी, ओके, यहाँ पे प्राइम कॉस्ट आई थी, इसमें जो है वो फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट हमने जोड़ दिया तो फिर ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट बन गया, ओके, ये वाला यहाँ तक पोर्शन। और इसमें जो है वो सॉरी यहाँ पे जो है वो अगर ओपनिंग वर्क इन WIP मीन्स वर्क इन प्रोग्रेस एंड क्लोजिंग WIP मीन्स क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस, ओके। तो यहाँ पे भी जो है वो जो ओपनिंग होती है वो आपको ऐड करना होता है और जो क्लोजिंग होती है वो लेस करना होता है। ये हो सकता है प्रॉब्लम में दिया हो या फिर ना भी दिया हो। तो अगर ये नहीं दिया रहेगा तो डायरेक्ट आपको जो है वो इस स्टेप पे स्किप कर जाना है, ओके। तो आप देखो कि यहाँ पे आपको फैक्ट्री और वर्क कॉस्ट के तक हम आ गए। इसके बाद जो है वो आती है ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड। तो यहाँ पर आप देखो कि जो इनडायरेक्ट चार्जेस थी, इनडायरेक्ट में हमने बात कर ली मैन्युफैक्चरिंग की। अब एडमिनिस्ट्रेटिव की बात करते हैं। तो एडमिनिस्ट्रेटिव की जो है वो अगर बात करो तो एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड चार्जेस में क्या क्या आ सकती है। फॉर सपोज़ कि देखो यहाँ पे जैसे ऑफिस रेंट एंड टैक्सेस हो गई, ओके, एंड आफ्टर दैट यहाँ पे अगर आप बात करो तो ऑफिस सैलरीज हो गई, ओके, ऑफिस रेंट एंड रेट्स हो गई। तो ये सभी जो है वो क्या है आपके ऑफिस के खर्चे, जैसे प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी हो गई। तो ये सभी चीज़ें ऑफिस में ही खर्च होती है, ओके। अगर आप यहाँ पे देखो कि मीटिंग की बात होगी, ओके, यहाँ पे मीटिंग एक्सपेंस, तो ये सभी कहाँ खर्च होते हैं, ये सभी जो है वो ऑफिस से ही मेनली रिलेटेड है। तो आपको एडमिनिस्ट्रेशन वाले में जो है वो पॉइंट को ऐड करना पड़ेगा, ओके। सो यहाँ पर जो है वो फैक्ट्री ओवरहेड के नीचे ये वाला आपको ऐसा हेडिंग देना है और फिर आपको इसके नीचे ये सभी लिखने होंगे, ओके। एंड आफ्टर दैट जो है वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड ऑफिस यहाँ पे आपको फाइनली लिख देना है। अब जो है वो इसके बाद ये हो सकता है एग्ज़ाम में दिया हो या फिर ना दिया हो प्रॉब्लम में, ओपनिंग फिनिश्ड स्टॉक या फिर क्लोज फिनिश्ड स्टॉक। तो ये ओपनिंग वाला फिर से ऐड होगा, क्लोजिंग वाला लेस होगा, ओके। एंड आफ्टर दैट अगेन आपको जो है वो समेशन करनी है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड्स एंड फाइनली जो है वो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड में क्या क्या आती है वो देखो आपकी बात करते हैं। तो यहाँ पे जो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड है तो वो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड आपका क्या हो सकता है कि यहाँ पे आप देखो कि जैसे एडवर्टाइजिंग हो गई, तो ये जो है वो सेलिंग डिपार्टमेंट का काम होता है कि पैसे कितने जो है वो एडवर्टाइजमेंट पे खर्च करेंगे। कैरेज आउटवर्ड मीन्स कोई भी अगर जो माल है वो बाहर जा रहा है तो उसको भेजने में भी तो पैसे लगते हैं, तो उसके लिए जो है वो भी सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में आपका आ जाएगा। एंड आफ्टर दैट जो है वो अगर डिस्काउंट अलाउ करते हैं तो डिस्काउंट अलाउड भी जो है वो आपका सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में आएगा, ओके। एंड आई होप कि कुछ टिप्स मैंने आपको दिए इसमें कि सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में आप क्या क्या ऐड कर सकते हो। तो ओके, यस, यहाँ पे आपको बहुत अच्छा एग्जांपल मिलेगा। देखो जैसे यहाँ पे पैकेजिंग चार्जेस हो गई, ओके, एडवर्टीजमेंट, शोरूम रेंट, शोरूम लाइटिंग, स्टोर मैनेजर सैलरी ये सभी जो एग्जांपल्स हैं ये सभी सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट की होती है, ओके। सो उस सभी को जो है वो फाइनली आप ऐड कर दोगे तो वहाँ पे आपको जो है वो फिर टोटल सेल्स आ जाएगी, ओके। सो ये आपको जो है वो रफ आइडिया होना चाहिए कि कौन कौन सा चीज़ आ रहा है, क्योंकि एग्ज़ाम में जैसे ये प्रॉब्लम मिलेगा, सपोज करो कि आपको प्रॉब्लम आ गया एग्ज़ाम में, ओके। अब इसमें आपको तो पता नहीं है ना, अगर आप एकदम फ्रेशर हो तो आपको पता नहीं चल पाएगा कि कौन सा आइटम कहाँ जाएगा, कैसे लिखना है। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो इसका
फॉर्मेट है। ओके, ये फॉर्मेट कैसा होता है, फॉर्मेट कैसा होता है, और उसके बाद जो है वो ये 2-3 टाइप की जो कॉस्ट मैंने बात की, डायरेक्ट कॉस्ट है, इनडायरेक्ट कॉस्ट। डायरेक्ट में भी डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेज, डायरेक्ट एक्सपेंस, ये सभी तीनों पहले लिखते हैं और तीनों को ऐड करके प्राइम कॉस्ट लिखते हैं। फिर जो है वो इनडायरेक्ट में जो है वो 3 टाइप की मेनली होती है, मैन्युफैक्चरिंग, एडमिनिस्ट्रेटिव और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, सो इसके बाद जो है वो आपको मैन्युफैक्चरिंग लिखना होगा, फिर एडमिनिस्ट्रेशन लिखना होगा, फिर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन लिखना होगा, और फाइनली आपको टोटल कॉस्ट निकालनी होगी। एंड एट लास्ट आपको जो है वो क्या करना होगा कि टोटल कॉस्ट निकालने के बाद टोटल सेल्स अगर दिया गया हुआ है, तो अगर सपोज करो कि 10 लाख रुपए आपको टोटल कॉस्ट है और 12 लाख का सेल्स था, तो आप जो है वो 12 माइनस 10 यानी कि 2 लाख का प्रॉफिट आया। या फिर अपोजिट भी हो सकता है कि 12 लाख का कॉस्ट था और 10 लाख का सेल्स था, तो उस केस में 2 लाख का लॉस भी हो सकता है। तो वैसे आपको सब कुछ डिटेल में नीचे में लिख देना होगा। ओके, सो आई होप कि आपको ये बात समझ में आई होगी। मैं इससे रिलेटेड 1-2 एग्जाम्पल भी आपको बता दूंगा, तो आप उसको भी देख लेना, आपकी बहुत हेल्प हो जाएगी।